हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप लोगों की उत्तर प्रदेश की मेंस की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पे होगा। और इसी के बिहाफ पे हम लोग आपके लिए मेंस के सीरीज़ को लेके आए हैं। इसमें स्पेशली जो पेपर 5 और 6 जो कि नया सिलेबस जोड़ा गया है, जैसे कि बहुत से लोगों को अगर मालूम नहीं है तो उनको अगर पता होगा, जो लोग 24 टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं अगर बताना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश में 2023 से, यानी कि यूपी पीसीएस 2023 से, यूपी पीएससी में 2023 से जो है एक रेडिकल बदलाव लेके आया गया था। ये जो रेडिकल बदलाव था, इसमें क्या था कि ऑप्शनल की चीजों को, यानी कि जो पहले विषय हुआ करते थे, वैकल्पिक विषय हुआ करते थे, उस चीज को क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया। पहले वैकल्पिक विषय और प्लस जीएस के 4 पेपर होते थे। अब इसमें 2 जीएस के पेपर और जोड़ दिए गए हैं। अब इसमें क्या जोड़ दिया गया है, जीएस 5 प्लस जीएस 6। ये जो 2, 5 और 6 जोड़े गए हैं, ये क्या है, ये फ्रेंड्स आपका यूपी स्पेशल के नाम से जोड़ा गया है। यूपी स्पेशल के नाम से जोड़ा गया है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। क्या जोड़ा गया है, ये उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका पेपर 5 और पेपर 6 को ऐड किया गया है। अब अगर हम यहाँ यह जानने की कोशिश करें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया या ऐसा आकलन हुआ या कुछ ऐसे मुद्दे उठे जिससे यह समझ में आया कि बाहर के कुछ विद्यार्थी आते हैं या कुछ एस्पायरेंट्स हैं जो स्टेट के बाहर के हैं और वो टॉप मोस्ट सीट्स में उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो इसको लेके जो राज्य के स्टूडेंट्स हैं, जो कि जिनका डोमिसाइल क्या है, यूपी का ही है, उन लोगों ने ऐसे मांग की कि उत्तर प्रदेश या राज्य शासन ने भी ऐसा इसकी आवश्यकता महसूस की कि अगर राज्य के एग्जाम में, अगर राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर राज्य की चीजें स्पेशली पूछी जाएं, जैसे वहाँ का समाज क्या है, कल्चर क्या है, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक चीजों को, ताकि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो राज्य का हो या राज्य से बाहर के आके अगर वो राज्य में नौकरी कर रहा है या वो नौकरशाह के रूप में यहाँ उपलब्ध है, जनता का सेवक बनना चाहता है, तो उनकी चीजों को वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सके, हैंडल कर सके, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। तो जो आज का सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो यूपी स्पेशल में पेपर 5 और 6 है, स्पेशली आज हम अभी पेपर 5 को हम क्या एनालिसिस करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आयोग ने, यानी कि जो यूपी पीसीएस कमीशन है, उसने जो सिलेबस डिजाइन किया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सिलेबस को या किसी भी सब्जेक्ट को, पेपर को, सबसे पहले हम, जो हमारा प्रथम रोड मैप होता है, जिसे हम गूगल मैप कह लें, अगर हमें कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं, गूगल मैप। क्योंकि अगर हमें डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है तो हम अपना मार्ग भटक जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने मार्ग को निश्चित करते हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना है। तो वो जो मार्ग है वो हमारा क्या काम करता है, सिलेबस। कि सिलेबस हमें भटकाव से रोकता है। तो सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि ये नया है, सबके लिए नई चीज है, तो इसमें कुछ भी प्रीवियस ईयर नहीं है। कहीं भी मार्केट में या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी अगर कोई इस चीज का दावा कर रहा है तो वो मात्र एक संयोग या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, कि जो आदमी क्या कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, वो केवल अनुमानित क्वेश्चन है। अब वो क्या होगा, वो तो मेंस के बाद ही क्लियर होगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है, जो सिलेबस इन्होंने दिया है कि उस पर किस बिंदु पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन अभी जो हमारे पास प्रायोरिटी है या जिस पे हमें वर्क करना है, वो सिलेबस है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बहुत अच्छे से मेहनत करना है और उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये ओपन कंपटीशन है, इस समय जो पुराने बच्चे हों या नए बच्चे हों, सबके लिए एक समान है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इस वर्ष। तो ये बहुत अच्छा चांस होता है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम सबसे पहले पेपर 5 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम पेपर 5 के सिलेक्शन सिलेबस की बात करें, तो इसमें आप देखिए सबसे जो पहला पॉइंट दिया गया है, अगर फर्स्ट पॉइंट को आप देखिए तो इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी का जो हिस्ट्री है, यूपी की जो सभ्यता है, संस्कृति है, और उसके जो प्राचीन नगर हैं, इसके बारे में वो जानना चाह रहा है, कि ताकि आप आए तो आपको इसके महत्व, इसके बैकग्राउंड के बारे में पता हो। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी क्या महत्व है, और उसके रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार और पुरातात्विक चीजों को जोड़ के यहाँ पे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में पूछा जा रहा है कि 1857 से पहले एवं उसके बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम रहा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है, चाहे वो 1857 से पहले का हो या 1857 के
बात का हो। आप इसको बहुत सी चीजों का कोरिलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, कहीं ना कहीं उसका जो उद्भव स्थल था वो क्या था, उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था जो उस समय केंद्रीय प्रांत के रूप में उभर के सामने आया था। अब देखिए इसमें जो चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आप चौथा पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो इसमें स्वतंत्रता सेनानी और उनके व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया है, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में जो कि प्राउड मूवमेंट होता है। क्योंकि अगर आप अपने पूर्वजों को या अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में नहीं जानते हैं, या आपको उनके बारे में अवेयर नहीं पता होता है किसी क्षेत्र विशेष या उनके लोगों के बारे में कि आज वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या उन्होंने किस वैल्यूज को सजो के यह काम किया, तो अगर आप किसी गांव में जैसे सपोज करिए कि कोई वीर अब्दुल हमीद ही हैं, तो किस हिसाब से वहां के लोगों को प्राउड मूवमेंट करा के या आप वहां के लोगों को आप अवेयर करके ज्यादा से ज्यादा देश के योगदान में, देश के विकास में सम्मिलित करा सकते हैं। इसे देश की एकता और अखंडता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। अब देखिए अगर हम पॉइंट नंबर 5 देखें तो इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण और शहरी, ठीक है, जनजातीय मुद्दे, ये पॉइंट है, मेन हेडिंग है, क्या है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे। इसी के अलावा उनकी क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, त्योहार क्या है, मेले क्या है, संगीत क्या है, उसके अलावा लोक नृत्य क्या है, उनकी भाषा क्या है, साहित्य और बोलियां क्या है, और सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन क्या है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो वल्नरेबल वर्ग होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि जो समाज से कटे हुए लोग हैं। क्योंकि देखिए किसी भी भूखंड, अगर आप ये उत्तर प्रदेश का अगर आप ये मैप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो इस मैप में बहुत ज्यादा आपको विविधता देखने को मिल रहा है। इस मैप में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। तो जो ये डाइवर्सिटी है, जो ये विविधता है, इस विविधता के अंतर्गत भाषाई विविधता है, समाज में विभिन्न वर्ग हैं, जातीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, भौगोलिक विविधता है, पर्यावरणीय विविधता है, यानी तमाम तरीके की विविधताएं हैं। अब इनमें अगर आप देखिए कि जो विकास का जो एक मतलब किसी भी देश का विकास तभी उसको संपूर्ण, या राष्ट्र हो या राज्य हो, तभी उसे संपूर्ण डेवलपमेंट माना जा सकता है जब वहां के अंतिम व्यक्ति तक उस विकास का जो उस विकास के मानक है उस अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। तो आप देखिए यहाँ पे जो आज भी जो जनजातीय समूह है, कौन है, जनजातीय समूह, जिसे हम एसटी कहते हैं, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, आज भी आप देखिए वो विकास से बहुत दूर है, यानी जो मुख्य समाज है उससे बिल्कुल कटे हुए लोग हैं। तो इसलिए आप अगर कहीं एसडीएम बन के जाते हैं, डिप्टी एसपी बन के जाते हैं, या आप मान लीजिए आपको सामाजिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपको किसी पद पे नियुक्त किया जाता है, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक संरचना है, ताना बाना है, वो कैसा है, यहाँ के उनके त्योहार क्या हैं, मेले क्या हैं, और जनजातीय जो मुद्दे हैं, आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा है कि जिससे वो अभी भी समाज से कटे हुए हैं, क्यों उनका डेवलपमेंट नहीं होना चाह रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट के स्तर से वो जुड़ना चाह रहे हो लेकिन गवर्नमेंट के स्तर से ही कुछ चीजें ऐसा लूप होल हो रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेके हमें इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ना है, और मुझे लगता है कि सिलेबस बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। अब आइए हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ की शासन प्रणाली क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधान सभा, विधान परिषद और केंद्र राज्य और संबंध इसके कैसे हैं। तो ये जो आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो पॉलिटी गवर्नेंस में जब आप पढ़ेंगे जीएस के पेपर में, तो वहां से आपको जीएस के पेपर 2 से और इन सारी चीजों से जब आप वहां पढ़ेंगे तो वहां से चीजों को आपको ये चीज ध्यान में रख के पढ़ना है कि किस तरीके से आपको रिलेट करें, ताकि आपका जो पेपर कि आपको जो पढ़ना है ना वो आपको आपकी पुनरावृत्ति ना हो, आपकी पढ़ाई में क्या हो, पुनरावृत्ति ना हो, ताकि आप वहीं पे वो चीज मेंशन करते चले कि जैसे आप अगर केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा स्पेसिफाइड, जैसे हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं तो हम केंद्र राज्य संबंध बृहत परिप्रेक्ष्य में अभी तक पढ़ते आए हैं। हम क्या पढ़ते आए हैं कि केंद्र है और राज्य हम मान लेते हैं कि भारत के जो 28 राज्य और 8
यूटी, हम इन सारी चीजों को हम मान के हम पढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब हमें क्या करना है कि जब हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो उन बाकी राज्यों को ध्यान में साथ साथ यूपी को स्पेशल प्रेफरेंस देंगे कि हमें उत्तर प्रदेश के संबंध कैसे हैं, उत्तर प्रदेश के शासन प्रणाली में कौन सी चीजें हैं, उत्तर प्रदेश के शासन की हायरार्की क्या है। तो इन सारी चीजों को मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा, जैसे कि आप मान लीजिए द्विसदनीय व्यवस्था है, तो विधान जो परिषद है वो कई राज्यों में नहीं है, आपको पता होगा। जो विधान परिषद है जिसे एमएलसी बोलते हैं वो कई राज्यों में नहीं है, कई राज्यों में केवल विधानसभा है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के ही पढ़ाई करनी होगी। अब आइए आते हैं पॉइंट नंबर 7 में, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में जो लोक सेवाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, लोक सेवाओं में कितनी विविधता है और वो कितनी कारगर है। तो इनमें क्या है, सबसे पहले लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान न्यायवादी, उच्च न्यायालय और उसका अधिकार क्षेत्र। तो हाई कोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो फिर वही बात है कि जब आप हाई कोर्ट पढ़ें, आप कैग पढ़ रहे हैं, आप चाहे चुनाव आयोग पढ़ रहे हैं, यानी आप कोई भी चीज को जब एक बार बहुत अच्छे से जब आप उसकी पढ़ाई करते हैं तो आपको इस चीज को बस ध्यान में रखना है कि उसका इस यूपी स्पेशलाइज्ड क्या है, उसमें उत्तर प्रदेश में इन सारी संरचनाओं की क्या महत्ता है और उसकी क्या विशेषता है जो अन्य राज्यों में नहीं है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के ही पढ़ाई करनी है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य चयन मानदंड, राजभाषा क्या है, संचित निधि और आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश जो है केंद्रीय राजनीति में है। आपको पता है कि केंद्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेशली 2024 में अगर देखें तो आप लोकसभा यानी कि आम चुनाव है जिसे हम केंद्रीय चुनाव भी कहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, इन सारी चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए मेरे समझ से। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन, शहरी पंचायती राज, ये आपको पता ही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक साल, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। लोक नीति अधिकार संबंधित मुद्दे जो हैं, इन ये करंट अफेयर से जोड़ के, यानी जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, जब आप पंचायती राज के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, या अभी जब हम लोग पढ़ाई करेंगे पंचायती राज, जब हम इस पे आएंगे तो पंचायती राज के साथ साथ आपको क्या करना है कि जो स्पेशल यानी कि पंचायती राज के साथ साथ जो स्पेशल इश्यूज हैं, यानी कि जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, मुख्य मुद्दे जो हैं उन मुद्दों को आपको स्पेसिफाइड करके एक जगह कलेक्ट करके रखने होंगे। मेरे समझ से तो कलेक्ट करके रखना बेहतर विकल्प होता है, कम समय में मैक्सिमम रिवीजन करने का, और जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे आपको अभी काम करना होगा बहुत जल्दी, ठीक है। अब आइए हम फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट, भारत उत्तर प्रदेश में सुशासन, आपको पता है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार निवारण, ठीक है, जाहिर सी बात है, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर्ड, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार और समाधान योजना, यानी कि जो सूचना का अधिकार है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन है, या भ्रष्टाचार निवारण यानी कि करप्शन को आप कैसे खत्म कर सके, या उसके अलावा गुड गवर्नेंस के क्या क्या मानक हो सकते हैं, इन सब चीजों पे मुझे लगता है ये आपके जब आप यहाँ पे जॉब करेंगे, जब आप यहाँ पे नौकरशाह के रूप में जाएंगे तो आपको किसी भी योजना के क्रियान्वयन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर आप यहाँ के लूप होल को अगर आप इंड या समाप्त कर पाए। जैसा कि भी हम पीछे देख रहे थे कि अगर आप सपोज कीजिए कि आप सामाजिक वर्ग वाली, अभी हम जो बात कर रहे थे कि एसटी एससी या कोई और समाज का वर्ग है जो समाज से अलग हटा हुआ है, या किसी भी, चाहे वो आप अल्पसंख्यक वर्ग में ले लें या किसी को भी आप ले लें, तो जो समाज से हटे हुए वर्ग हैं, जो समाज में मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आखिर उनमें ऐसा क्या कारण है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज को, पहले हम बाद में देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं, सबसे पहले हमें अपने जो हमारे टूल्स हैं यानी जो हमारा गवर्नेंस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट है वहां पे कोई करप्शन की चीजें हैं, ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं कि राइट टू इंफॉर्मेशन की लोगों के पास इंफॉर्मेशन, जो राइट टू का जो अधिकार दिया गया है उसका भी दुरुपयोग हो, उस लेवल पे काम न हो पा रहा हो। तो इन सारी चीजों को आपको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। अब आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसका प्रभाव, ये आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है हमेशा से। जिनके पास कम जोत का आकार रहा है, छोटे मानदंड के जो जोत के जो भूमि रहे हैं, स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश को दो भागों में अगर आप डिवाइड करके अगर आप देखें तो इसमें आप देखिए पश्चिमी एक उत्तर प्रदेश है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस मैप को अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्रेंड्स क्या है कि एक क्या है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
कंपेरेटिवली पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार पे जोत का आकार बड़ा है। यहाँ पे खेती समृद्ध, खेत जो व्यक्ति कर रहा है वो समृद्ध किसान है बनिस्बत की पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे भूमि सुधार और उसके क्या प्रभाव हैं, हम क्या मानदंड अपना सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सारी चीजों को, और क्या क्या भूमि सुधार के लिए जो गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश ने जो रूल और रेगुलेशन अपनाए उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या रहे हैं। अब आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा रहा है अभी हाल की चर्चा में, क्योंकि देखिए कहीं भी किसी भी जगह का समाज का डेवलपमेंट हम तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब उस समाज को आप क्या दे दें, सिक्योरिटी दे दें। किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सिक्योरिटी। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता, तभी वो स्वतंत्र हो सकता है जब उसे सुरक्षा प्रदान हो। ठीक है, यानी कि संविधान हमें क्या करता है, आज हम आजाद हैं, क्या हम अंग्रेजों के समय भी तो भी हम रहते थे, खाते थे, लेकिन हमें क्या था, सुरक्षा नहीं था, सिक्योरिटी नहीं था, यानी हम अपने मन की कोई चीज नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अभी आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है, कल के दिन कोई कहते नहीं आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको मेरे साथ चलना है और चल के ये डिजिटल बोर्ड बनाना है, लेकिन आपको वहां सिक्योरिटी नहीं था, यानी उसकी बात माननी है, नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करेगा, जिसके बदले में आपको कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो सुरक्षा से संबंधित मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए इसमें हम देखते हैं जो सुरक्षा से संबंधित मुद्दे में आपके सिलेबस में दिए गए उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, उग्रवाद का प्रसार, विकास और उसके बीच में क्या संबंध है, क्योंकि जब तक आप उसके बीच में आप संबंध को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उसके निवारण के बारे में कोई भी एक निश्चित रोड मैप तैयार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, बड़ा राज्य, अंतरराज्यीय सक्रियता, आंतरिक सुरक्षा और उसकी चुनौती, और इसमें संचार नेटवर्कों के माध्यम से या जो भी सोशल मीडिया है उनकी क्या भूमिका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या मीडिया है, उनका समाज में सदुपयोग कैसे हो, ये खैर एक अलग मुद्दा है। ये जब हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। संक्षिप्त में बात करना मेरे समझ से ये इसमें ठीक नहीं होगा। अब देखिए इसमें साइबर सुरक्षा, ये आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना, ठीक है, काले धन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम, यानी आपको पता है कि किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट और सारी चीजें, अभी देखिए अभी हाल ही में किस तरीके से दोबारा 2000 की करेंसी को, पहले एक बार 2000 की करेंसी लेके आया गया 1000 के रिप्लेसमेंट में 2000, लेकिन अब फिर से वापस से जो 2000 की जो करेंसी है उसे क्या कर दिया गया, आरबीआई ने एक अपना सर्कुलेशन लेके उसे वापस ले लिया कि 30 सितंबर या 30 अक्टूबर तक, मुझे अभी डेट ऐसे नहीं है, आप देख लीजिएगा, वहां तक उसे क्या कर दिया कि सर्कुलेशन से वो फिर बाहर हो जाएगा, तब तक यह प्रचलन में रहेगा। प्रचलन में भी वो आरबीआई उसको वापस ले रही है बैंकों के द्वारा। अब आइए हम देखते हैं विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां, उनके शासनादेश और अधिकार पत्र क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सुरक्षा बलों के बारे में आपको विधिवत जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां क्या है, यानी जो भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे वह नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो या आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ हो, झारखंड से जुड़ा हुआ हो, बिहार, उनकी चुनौतियां क्या है और उनका प्रबंधन, संगठन और अपराध तथा आतंकवाद से उनका संबंध क्या है और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे उन्हें सिक्योर किया जा सकता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की किस हिसाब से सुरक्षा किया जा सकता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्योरिटी के बाद जो एक मुद्दा आता है, ये कुछ ना सामाजिक मुद्दे हैं। उसमें क्या है, चिकित्सकीय मुद्दा, यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा। सबसे पहले स्वास्थ्य, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसमें चिकित्सकीय सुविधा सरकार क्या लेके आ रही है और सरकार किस लेवल पे अगर चिकित्सकीय सुविधा जो उपलब्ध करा रही है तो उसमें आम जन तक उसकी पहुंच कहां तक है, और अगर पहुंच है तो जो उनको चिकित्सकीय सुविधा मिल रहा है उसकी गुणवत्ता पूर्ण वो सुविधा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों को लेकर जो चुनौतियां हैं वह समाप्त होनी चाहिए, और मुझे लगता है कभी भी वेलफेयर स्टेट तभी बन सकता है जब ये कुछ मुद्दे, सिक्योरिटी हो गया, चिकित्सीय सुविधा, शिक्षा, एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखेंगे अगर कभी भी डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी हैं, डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री या किसी भी कंट्री में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है शिक्षा। आज आप यहाँ हैं, आपके पास, आप बिजनेस कर नहीं सकते, आप बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप पॉलिटिक्स कर नहीं सकते, पॉलिटिक्स में भी बैकग्राउंड चाहिए होता है, इंडिया के सिनेरियो में उसमें पैसा चाहिए होता है।
आप उसके अलावा कोई भी नया स्टार्टअप कर सकते हैं, उसका जो सक्सेस रेशियो है वो लगभग कम है। मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पॉजिटिव, लेकिन एक एजुकेशन ऐसा फील्ड है कि आप एजुकेशन के ही दम पे अपने आप को, स्पेशली लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपने आप को आप एक सोपान पे या एक लेवल पे आप लाके अपने आप को रख सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं अपने जनरेशन को कि जहां से वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं। इसलिए एजुकेशन का बेहतर होना किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आइए हम देखते हैं कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो नेशन का डेवलपमेंट है, हमेशा अगर आप देखेंगे एक मुद्दा उठता रहा है, ऐसे का भी मुद्दा रहा है कि जो साउथ इंडिया है, अगर आप साउथ इंडिया देखेंगे, साउथ इंडिया हमेशा कहता रहा है कि जो ये सेंट्रल वाला एरिया है, ये जो सेंट्रल वाला एरिया है, अगर आप कभी भी देखेंगे कि जो केंद्र का कलेक्शन होता है, उनका अपना मानना है कि हम जितना कलेक्शन देते हैं या जितना डेवलपमेंट हमारे यहाँ है, उनका ऐसा मानना है कि यहाँ के लोगों का उतना डेवलपमेंट नहीं हो चुका है, चाहे वो एजुकेशनल हो या डेवलपिंग में। आप क्योंकि अभी आप मेंस के लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो हम बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे डीप। तो इन सारी मुद्दों को भी देखना है कि आखिर उत्तर प्रदेश नेशन के डेवलपमेंट में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और अगर वो उस लेवल पर नहीं निभा पा रहा है तो उन चुनौतियों के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि नेशन के विकास में। क्योंकि अगर हर राज्य अपनी अपनी भूमिका निभाएगा तो राज्य अपने आप, यानी कि जो देश है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटना क्या है, ये करंट अफेयर है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजना, उनका कहना, यानी कि जितने भी सेंट्रल और यानी कि जितने भी सेंट्रल एंड स्टेट, यानी कि सेंट्रल यानी कि केंद्र एवं राज्य से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, क्या है, योजनाएं हैं या स्कीम्स जो आप कह सकते हैं, इनका आपके पास एक संपूर्ण कलेक्शन होना चाहिए, और उसका डू एंड डाइट, उसका किस हिसाब से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है और कहाँ लो पुल हो रहा है। लो पुल को सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लो पुल किसी भी पॉइंट का जानेंगे तो ही आप उस पर अपना मत दे सकते हैं, अपने व्यू बता सकते हैं, अपने विचार को आप प्रकट कर सकते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सरकारी गैर सरकारी संगठन, यानी कि यहाँ बात एनजीओ की हो रही है, उनके मुद्दे क्या हैं, योगदान क्या है, और उसका क्या उत्तर प्रदेश पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ रहा है, समाज के लिए वाकई वो बढ़िया काम कर रहे हैं या समाज के आड़ में वो कुछ गलत या काले धन या ऐसा बहुत सा मुद्दा आया है, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आया है रोजगार का मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पर्यटन पर्यटन जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं भी पर्यटन की चीजों को, अगर कोई चीज ऐसी है जहां आपको लग रहा है कि किसी स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में आप गए, कहीं आपकी नियुक्ति हुई है और आपको लग जाए कि नहीं यहाँ पे पर्यटन का अच्छा स्कोप है या यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें की जाए कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, तो अगर आप टूरिज्म को अगर आप बढ़ावा देंगे तो वहां पे देखिए मुद्दे तो है ही हैं कि वो मुद्दा, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो अनंत हैं, संभावनाएं अनंत है। क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर उसके घर में अगर आप थोड़े से भी अगर उसको अगर आर्थिक सहायता होगी तो वो संपन्न हो जाएगा, उसको वो अपने लोगों को एजुकेशनल अच्छा शिक्षा देगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो ही तो है उस जगह का और फिर राज्य का और अंततः देश का डेवलपमेंट हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए नवाचार, अब फिर वही बात आ गई कि जब कहीं भी लोग आएंगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरिलेट होता है कि जब कहीं चीज आप नहीं देखते हैं तो इनोवेशन कब होता है, जब आपके अंदर सीखने की कोई चीज ललक हो, आप कोई चीज देखते हैं तो आप उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इनोवेशन क्या क्या है, यानी कि विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन, इससे संबंधित मुद्दे, और समाज में जो रोजगार है और सामाजिक आर्थिक जो विकास है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको, मुझे लगता है कि जो ये सिलेबस था इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस सिलेबस को आपको बिल्कुल पहले रट लेना है। सबसे पहला काम करना है कि सिलेबस को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट शब्द सह बिल्कुल रट लेना है, और इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर इस पे डिटेल, अगर हम पूरा पेपर 5 और 6 लेके अगर हम आए, कि अगर चाहते हैं कि ये पूरा यूपीपीसीएस मेंस का हम एक क्रैश कोर्स या हम विधिवत एक कोर्स लेके आए, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये सिलेबस सही लगा हो तो इसे आप और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका भला हो सके। और प्लीज
हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ चीज़ें हम बेहतर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो हमें आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो निस्संदेह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये चीज़ें ठीक लगी हों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, एक बार पुनः आपका धन्यवाद।